द्वितीय महायुद्ध और जर्मनी का तानाशाह हिटलर, इटली का तानाशाह मुसोलिनी से लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सफरनामा, हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। द्वितीय महायुद्ध जो कालखंड 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1941 ये कालखंड रहा है द्वितीय महायुद्ध का। और द्वितीय महायुद्ध के जो खलनायक थे वो जर्मनी के एडल्फ हिटलर और इटली के बेनिटो मुसोलिनी, और उनकी तुलना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत से भी की जा सकती है। या ये संशोधन का विषय भी कर सकते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इन्होंने भारत में इमरजेंसी लगाई थी 1975 में। तो वो जो इमरजेंसी थी वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 उस संदर्भ में जुड़ा है। राष्ट्रपति ने उस मोहर लगाई थी। और आज की जो इमरजेंसी है नरेंद्र मोदी सरकार की, अघोषित इमरजेंसी है। और उस इमरजेंसी भी ये जो इमरजेंसी है खतरनाक दिखाई देती है। भारत में स्पर्धा जो कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन है, स्पर्धा परीक्षा है, पेपर लीक प्रकरण में 22 छात्राओं ने आत्महत्या की। 600 किसानों में किसान आंदोलन में 600 किसानों में उनकी मृत्यु हुई। मणिपुर राज्य की बर्बरता हम देख चुके हैं। और दिल्ली का जंतर मंतर जेएनयू आंदोलन, जो बर्बरता भी हमने देखी है। दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ जवान या संघर्षवाद के लोग, ये जो गुंडे रहे हैं, उनका रोल गुंडों समान ही रहा है। लाठीचार्ज, अश्रु गोले, लड़कियों के कपड़े फाड़ना, लड़कियों के ऊपर बात को स्पष्ट करना, छात्रों के लड़कियों के पीछे बारे में डंडा घुसाना, ये जो प्रकरण जो हुई है वो शर्मनाक प्रकरण है, जिसके बारे में कहा जाए उतना कम है कि उतनी घृणा का विषय है। जब द्वितीय महायुद्ध चल रहा था तो हिटलर और मुसोलिनी की और जापान की झार की मनमानी चली, अतिरेक चला। और बाद में अब विश्व में कोरोना महायुद्ध भी चला। आज के स्थिति में आर्थिक महायुद्ध दिखाई देता है। उसी बीच एप्रिल फाइल, जो कृष्ण लीला, लड़कियों की कृष्ण लीला का संदर्भ हम बता सकते हैं, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम की भी चर्चा है। और चाइना और अमेरिका जो देश है, उनके जो सुप्रीम नेता है मोदी, उनके सामने नतमस्तक होते हुए दिखाई देता है। और भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत खस्ताहाल है और सत्तावादी व्यवस्था खामोश है। भारत में गरीबी है, बेरोजगारी है, सरकारीकरण का निजीकरण हो चुका है, पूंजीवादी व्यवस्था तानाशाही बढ़ गई है और प्रजातंत्र खस्ता हाल है। जो रिजनल दल है वो शक्तिहीन हो गया है। और विरोधी दल कांग्रेस, इसके बारे में क्या कहे, जो उतना उसका एक्शन दिखाई नहीं देता। राहुल गांधी, कांग्रेस का राजकुमार, उनका भारत राष्ट्रवाद एक प्रश्न चिन्ह है। वो हिंदू धर्मवाद की ओर बढ़ रहा है। और जो हमारे संवैधानिक नेम, देश का संवैधानिक नेम भारत दैट इज इंडिया, ये भूलकर वो हिंदुस्तान कहता है। और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्या कहे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल संरक्षक रही है नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग है ही नहीं, वो सत्तावाद के रखेल दिखाई देता है। मोहन भागवत को पूछा गया आरएसएस रजिस्टर्ड क्यों नहीं है,
तो हिंदू धर्म रजिस्टर नहीं है इसलिए वो भी रजिस्टर होना जरूरी नहीं है, कहीं गया है। तो ये ऐसे कई संदर्भों में हमारे भारत की दिशा दशा और दिशा का बोध कराती है। जर्मनी का तानाशाह पोलैंड, हिटलर इसने पोलैंड देश पर आक्रमण किया, तब रशिया ने उसका साथ दिया। लेकिन जब हिटलर ने रशिया पर आक्रमण करना शुरू किया तो रशिया अपना पल्ला पलट दिया उसने, क्योंकि ये जहाँ यहाँ में सत्ता भूभार विस्तारीकरण की भूख दिखाई देती है। द्वितीय महायुद्ध में मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र ये दो राष्ट्र दिखाई देते हैं। मित्र राष्ट्र के पक्ष में रूस एंड जोसेफ स्टालिन, अमेरिका के फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल, चाइना के चियांग चाई शेक अर्थात माओ एंड ये लोग दिखाई देते हैं एक साथ खड़े। तो धुरी राष्ट्र में हिटलर जो जर्मनी के हैं, बाद में इटली के मुसोलिनी और जापान के हिरोहितो, ये तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। लड़ाई मित्र राष्ट्र बना धुरी राष्ट्र है। हिटलर, मुसोलिनी और हिरोहितो ये नाजीवाद, फांसीवाद, जारशाही के प्रतीक है। द्वितीय महायुद्ध में धुरी राष्ट्र की हार हुई, मित्र राष्ट्र की जीत हुई, परंतु द्वितीय महायुद्ध में धुरी राष्ट्र के जो तानाशाह थे, इटली के मुसोलिनी, उसकी प्रेमिका क्लारा पेटाची, उनकी विद्रोहियों ने गोली से बुनकर खत्म कर डाला और उनकी लाश को चौराहा पर लटका दिया। यह खबर सुनते ही हिटलर भी परेशानी में आ गया, सत्ते में आ गया। और उसने जर्मनी में खंदक के नीचे खैम को गोली मारकर और उसी प्रेमिका युवा भवन को गोली मारकर उन्होंने आत्महत्या की। अच्छा, ये तानाशाह का अंत यहाँ भयावह दिखाई देता है। और अमेरिका ने फिर जो जारशाही थी वहाँ के हिरोशिमा और नागासाकी को एटम बम डाल दिए और वो झुक गई, अर्थात तानाशाह का अंत हुआ। और अतः ये इतिहास हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हम बाबा साहब अम्बेडकर, मोहनदास गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनकी राजनीति, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, युद्ध कालखंड, ये हमें समझना होगा। कौन नेता सही, कौन नेता गलत है, ये भी हमें समझना होगा। और नेता की दूरदृष्टि भी हमें बहुत करनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस इन्होंने इनका 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में एक पद से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चुना जाना कांग्रेस का। बाद में दोबारा वो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने मोहनदास गांधी, इनका उम्मीदवार डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, इनका बहुमतों से उनको पराजय किया, अर्थात एक महात्मा जी के हाथ से। उस बाद में कुछ दिनों के बाद में गांधी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद हुई और कार्यकारिणी के सदस्यों ने राजनीति बन लिया, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू छोड़कर। अतः उन्होंने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से राजीनामा दिया, इस्तीफा दिया और 3 मई 1939 को उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जिसकी औपचारिक घोषणा 22 जून 1939 को हुई। आगे जाकर सुभाष चंद्र बोस जापान गए, वहाँ जो झारखंड सरकार है उनसे मिले, भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने सपोर्ट मांगा। उसके पहले ही 1937 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की महिला एमिली शेंकर से विवाह किया था। यानी भारत का कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के पहले उनकी शादी 39 में अध्यक्ष बने, लेकिन 37 में उन्होंने शादी
एमिली सिंगल सिंगल से चुपचाप शादी की और वो बातें गोपनीय रखी। उनसे अनीता बोस एक बार लड़की भी हुई और 1942 में राज बिहारी बोस इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन जापान में किया, टोक्यो में, और मोहन सिंह उससे पहले प्रमुख बने, लेकिन वो निष्क्रिय होने के कारण आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस इनके हाथ में कमान दी गई। आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आने के बाद में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, मौलाना ब्रिगेड, झांसी रानी ब्रिगेड की स्थापना की। लेकिन सुभाष चंद्र बोस आधुनिकवादी थे, तानाशाह विचारों के, और जवाहरलाल नेहरू ये आधुनिकवाद या प्रजातंत्रवाद या डेमोक्रेसी के पक्षधर थे। वो हिटलर को मिलने में चले गए और उनका 29 मई 1942 को हिटलर के साथ उनसे बैठक हुई और उन्होंने भारत के लिए आज़ादी के लिए सहकार्य मांगा, जो हिटलर ने देने से मना किया। लेकिन उन्होंने जर्मनी से जापान जाने के लिए पनडुब्बी की व्यवस्था की। जापान की सेना ने भारत पर आक्रमण किया। आज़ाद हिंद सेना कुछ भी नहीं कर सकी। आज़ाद हिंद सेना बहुत से नरसंहार भी किया गया। उस नरसंहार पर आज़ाद हिंद सेना कुछ भी नहीं कर सकी। लेकिन महान रेजिमेंट ने जापानी सेना को हरा दिया और भारतीय महान रेजिमेंट की फतह हुई। मेरा कोरिया में जाना हुआ, साउथ कोरिया में, तब मैं द्वितीय महायुद्ध की वो देखा। अगर द्वितीय महायुद्ध में जापान की जीत हुई होती तो जो कोरिया में उन्होंने आक्रमण अधिपत्य किया वही अधिपत्य भारत पे हुआ होता। झारशाही का अधिपत्य भारत पर रहा होता। यानी भारत अंग्रेजों से गुलामी से छूट गया होता और झारशाही के गुलामी में रहा होता। तो नेहरू सुभाष चंद्र बोस के कारण भारत में झारशाही आई हुई। उनका 18 अगस्त 1945 को ताइवान में या फार्मोसा में उनका एयर क्रैश हुआ और वहाँ जलने से उनकी मृत्यु हुई। उनके सुभाष चंद्र बोस उनके मृत्यु पर कुछ सवाल उठाए गए, आयोग बना, उन्होंने रिपोर्ट दी, फिर भी वो चर्चा रही। उनकी जो अस्थियाँ है सुभाष चंद्र बोस की और इनको जी बुद्ध विहार में जापान में है। और भारत में जो फैजाबाद के गुमनाम बाबा को सुभाष चंद्र बोस कहा गया है, लेकिन वो सिद्ध नहीं हुआ। कांग्रेस दल के राष्ट्रपिता मोहनदास गांधी हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इन्हें आज़ादी का न्याय कहा जाता है। फिर भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद आदि जो क्रांतिकारी, हमें इनको क्या कहें। और द्वितीय महायुद्ध में किस राष्ट्र के पक्ष में साथ दे, मित्र राष्ट्र के साथ दे या दूर राष्ट्र के साथ दे, ये भूमिका कांग्रेस ने नहीं रखी। और कांग्रेस हिटलर से बात करती रही और ब्रिटेन से बात करती थी और उनकी भूमिका क्लियर नहीं रही। मोहनदास गांधी ने 1931 में मुसोलिनी से भी बात की, भेंट की, और 1942 में उन्होंने चले जाओ आंदोलन किया अंग्रेज के विरोध में। 1942 में क्रिप्स कमीशन भारत की आज़ादी के संदर्भ में चर्चा करने वाला आया था। संपूर्ण स्वराज या डोमेन वो चर्चा के बीच चले जाओ आंदोलन हुआ, जो अब बहुत फेल हुआ है। मुस्लिम लीग, अपरिषद और कांग्रेस ये संघर्ष भी भारत आज़ादी के बीच में रहा। इस कारण भारत को आज़ादी लेट मिली। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का स्थापना 1915 में हुआ। मदन मोहन मालवीय इन्होंने उसकी स्थापना की और महाराजा मणिरत्न नंदी उसके पहले अध्यक्ष बने। बाली परमानंद, BS मुंजे, विनायक सावरकर ये भी अध्यक्ष बने। RSS स्थापना रॉयल सीक्रेट सर्विस भी कहा जाता है। ये भी
पूंजीवाद, तानाशाह फाशीवाद के पक्षधर रहे हैं। आरएसएस का नामकरण फिर राष्ट्रीय स्वयं संघ पर हुआ। विनायक दामोदर सावरकर उन्होंने 10 वो जेल हुई थी अंग्रेज काल में, तो उन्होंने 10 माफीनामे मांगे और उन्होंने माफीनामा मांगने के बाद उन्हें 60 रुपया प्रति माह पेंशन भी मिलती रही अंग्रेज शासन से। तो उन्हें माफीवीर भी कहा गया। असल और हिंदू धर्म का जो हमें संदर्भ दिखाई देता है वो अंग्रेज काल या मुस्लिम राज शासन में हमको दिखाई देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदू ये धर्म नहीं है और जीवन जीने के लायक बात कहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1941 में मित्र राष्ट्र पक्ष के में मित्र राष्ट्र माध्यम में मित्र राष्ट्र को समर्थन घोषित किया और बाद में वो 1942 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल में उच्च मंत्री बने, लेबर मिनिस्टर बने। उन्होंने फिर बहुत कुछ लेबर मिनिस्ट्री में बहुत काम किया और अतः बाबा साहब को गद्दार एक कांग्रेस करने वाली कांग्रेस थी। आगे चल के कांग्रेस ने मित्र राष्ट्र पक्ष को समर्थन किया। हम इससे क्या कहें, ये कांग्रेस की मूर्खता थी या अर्धदूषिता या अपक्वता, ये प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस बाबा साहब मिलने 2 जुलाई 1940 को मुंबई राजगृह में आए, लेकिन अपृष्ठ संदर्भ अधिकार के संदर्भ में सुभाष चंद्र की भूमिका क्लियर नहीं थी। अतः बाबा साहब ने उनके साथ सपोर्ट करने के लिए मना किया। भारत आज़ादी दल अगर ये मुस्लिम या अपृष्ठ और कांग्रेस का एक मत होता तो भारत को आज़ादी 1942 के बाद ही मिली होती। तो ये जो अपनी आज़ादी मिली है 4-5 साल लेट मिली, 1947 में मिली 15 अगस्त को, और 26 जनवरी 1950 को भारत ये प्रजातंत्र हुआ, गणराज्य हुआ, देश हुआ। परंतु आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने भारत में फिर से पूंजीवाद हुकुमशाही की नींव रखी। पूंजीवाद और भारत पूंजीवाद का गुलाम दिखाई देता है। अमेरिका चाइना का भी गुलाम दिखाई देता है। सर न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा भी सत्तावाद के गुलाम दिखाई देते हैं। संविधान रक्षक या कॉन्स्टिट्यूशन वॉरडॉग की भूमिका अदा करने में वो नालायक नानकल दिखाई देते हैं। कांग्रेस आंदोलन में ये चीज़ हमको दिखाई दी। जी कांग्रेस आंदोलन ये बहुत आज़ादी के बाद का बहुत बड़ा आंदोलन दिखाई देता है। भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इन्होंने जो राज्यसभा जाने को जो बात कही उसको जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उज्जवल भुयान इन्होंने उनके शब्द है, वो कहते हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस से रंजन गोगोई वर्णन कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू राज्यसभा टू ब्रिज द गैप बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. It is fundamentally wrong. It is completely wrong fundamentally. Those organizing the separation of power, यानी बहुत सुंदर वाक्य वो क्या उज्जवल भुयान ने जो भारतीय जुडिशरी की एक